स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार, राजनीतिक, धार्मिक और उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के क्षेत्र में समस्त कार्यों का हमने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने तिलक के लिए कहा है कि हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। तिलक उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के लिए वैधानिक सुधार प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारणा का उदय हुआ। उग्र राष्ट्रवादी धारा का उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं वैधानिक सुधारों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। और उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें शॉर्ट में हम लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति, और अरविंद घोष, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति कहकर भी समझते हैं, या तो फिर और अरविंद घोष कर रहे थे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति को, इन सब के ऊपर देश और देशवासियों की एकनिष्ठ सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने तिलक के लिए कहा है कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए और ये उपाधि के कारण उन्हें एक देवता के समान पूजा जाने लगा। वे कहीं भी जाते थे, उन्हें राजकीय सम्मान तथा स्वागत प्राप्त होता था। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नगिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। गोखले की भांति वे भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्तपावन ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति थे। तिलक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो अपने धर्मपरायणता, विद्वता और धार्मिक परंपराओं के पालन में कट्टरता के लिए विख्यात था। उनके पिता शिक्षक थे और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गणित पर भी उनका अच्छा अधिकार था। इस प्रकार तिलक को जो वातावरण बाल्यकाल में मिला, उसमें ज्ञान की गरिमा और परंपराओं के प्रति प्रतिबद्ध आस्था का विलक्षण समन्वय था। तिलक के पिता ने उनमें संस्कृत और गणित के प्रति रुचि प्रारंभ बचपन से ही कर दी थी। जब तिलक मात्र 10 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का स्थानांतरण पूना हो गया। पूना में वे आने से तिलक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सहज ही उपलब्ध हो गए। तिलक ने सन 1876 में बीए की उपाधि उत्तीर्ण कर ली थी। अब हम देखेंगे तिलक के शिक्षा संबंधी विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री थे और वे आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका कहना था कि यह शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। अर्थात उनका क्या कहना था कि जो सामान्य शिक्षा है उससे बच्चों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए ये शिक्षा छात्रों के विकास के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः उन्होंने चाहा कि बच्चों को, छात्रों को, युवकों को ऐसे
कोर्सेज करवाए जाने चाहिए जो कि उनके लिए जीविकोपार्जन का भी साधन बने। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के प्रमुख 4 पक्ष थे। शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे, अर्थात शिक्षा इतनी सुलभ और इतनी सरल होनी चाहिए जो जन जन तक पहुंच सके, चाहे निर्धन हो, चाहे किसी भी जाति या वर्ण, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र का निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक और सर्वांगीण विकास हो, उसका चरित्र का सुदृढ़ निर्माण हो। शिक्षा के माध्यम से युवक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। तिलक का ये कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। जैसा कि अभी हमने देखा कि तिलक का ये मानना था कि केवल किताबी ज्ञान या तो केवल पढ़ के उपाधि या तो फिर डिग्री प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जिससे बालक या बालिका का सर्वांगीण विकास हो, उसका चारित्रिक निर्माण हो और साथ ही उससे उसको किसी प्रकार का रोजगार अवश्य मिले। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल में राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए जाने के पूर्व ही तिलक, आगरकर और चिपलूणकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बना चुकी थी। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा, देशवासी मत मतांतरों से ऊपर उठकर संगठित हो सकेंगे और देश की शक्ति बढ़ेगी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यवहारिक था और देशवासियों के सर्वांगीण विकास में सहायक था। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय पद्धति और पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय थी। राष्ट्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ इस प्रकार निम्न बातों पर ध्यान दिया। पहला है औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन बने। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा पर बल। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा पर बल, अर्थात धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहा करते थे कि किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है। धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र लक्षण है, एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान का भाव उदय होगा, अर्थात बच्चों को शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर उन्होंने बल दिया, जिससे कि धर्म को लेकर जो तनाव, वैमनस्य और झगड़े उत्पन्न होते हैं, धर्म जो कलह का कारण बनता है, वो नहीं बनेगा। लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता होगी। जब लोगों में धार्मिक शिक्षा होगी तो अवश्य ही धार्मिक झगड़े और धार्मिक कलह, पारस्परिक लड़ाई झगड़े, विवाद ये सब नहीं होंगे। तो तिलक का मानना था कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहते थे कि आज जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है।
मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसे अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी ही है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। तिलक ने अंग्रेजी की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। अर्थात तिलक ने शिक्षा का माध्यम हिंदी रखने पर जोर दिया। नेक्स्ट है एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का सुझाव दिया। तिलक ये जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार करके देवनागरी को यह स्थिति प्रदान की जाए। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यप्रद बताकर उसका विरोध किया। अर्थात तिलक ने शिक्षा का माध्यम हिंदी और मातृभाषा को भी हिंदी और साथ ही एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन किया। तिलक यह नहीं चाहते थे कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में छात्र स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहे। वे चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना जारी रखे, लेकिन इसके साथ ही अपना कुछ समय जनता में चेतना उत्पन्न करने और स्वदेशी तथा बहिष्कार के महत्व का प्रचार करने में लगाए। तिलक शिक्षा को जनजागरण का सर्वोत्तम साधन मानते थे और उनका ये कहना था कि यदि भारत में स्वतंत्र देशों जैसी शिक्षा प्रणाली को अपना लिया जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा के अध्यापकों के लिए उनका संदेश था कि वे प्रतिभा और समर्पण की भावना को आदर्श मानकर चलें और शिक्षा के माध्यम से भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर उनमें स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य भली प्रकार से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने शिक्षा का माध्यम हिंदी रखने पर बल दिया, एक राष्ट्रभाषा एक लिपि का समर्थन किया, छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का समर्थन किया जो कि पूरी तरह से जीविकोपार्जन का एक साधन हो, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिससे जो रोजगारोन्मुखी हो। साथ ही उन्होंने बच्चों को, युवकों को राजनीतिक शिक्षा देने का भी पूरा प्रयास किया और इस बात पर उन्होंने बहुत बल दिया कि छात्रों को शुरू से ही स्वदेशी तथा बहिष्कार का महत्व बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के विचारों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।